ये सैम्पलिंग और एस्टिमेशन की ये थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे आगे। छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, और स्टैंडर्ड एरर सीखने के बाद स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट ये होता है, जो भी सैम्पलर होता है वो ये देखता है कि जो भी मैं सैंपल लेके आया हूँ उस सैंपल में कितनी एरर की गुंजाइश है। अगर मैं इसको बहुत बढ़िया तरह से एलेबोरेट करना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए, जो भी एस्टीमेट होते हैं एस्टीमेट सबसे पहले जो आते हैं वो नंबर 1, नंबर 2 सेकंड टाइम में उसमें प्लस माइनस होती है स्टैंडर्ड एरर, और थर्ड टाइम में होती है स्टैंडर्ड एरर तो होती ही होती है, उसके साथ हमें यहां z से मल्टीप्लाई करना होता है। हमें जो है यहां पर z से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर होगी बात बिल्कुल? अच्छा, अब देखिए, अगर मैं यहां ये कहूं कि एस्टिमेशन जो पहला आया है उसका सैंपल वाले ने बोला कि ये जो लोग हैं इनकी एवरेज सैलरी इतनी है, तो उसको हम x बार अगर ले लें यहां पे, तो ये हो जाएगा x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, और ये हो जाएगा x बार z इंटू स्टैंडर्ड एरर। ये पूरे सैम्पलिंग और एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल का क्रक्स है। जिसको भी ये क्लियर होता है उसका सैम्पलिंग एस्टिमेशन वाला टॉपिक बहुत क्लियर होने वाला है। फिर एक बार बताता हूं, पहले सबसे पहले एस्टिमेट आता है, फिर एस्टिमेट विद स्टैंडर्ड एरर आता है, और उसके बाद एस्टिमेटेड विद स्टैंडर्ड एरर एंड जेड स्कोर। जेड स्कोर को मैं यहां बोलता हूं कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल, क्लियर हो गई बात? तो जब भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लेवल की बात होगी तो उस कंडीशन पे आप समझ लेना कि जेड स्कोर की बात हो रही है। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल की बात होगी तो आप समझ लीजिएगा जेड स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। और जब भी स्टैंडर्ड एरर की सिर्फ बात है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात नहीं है, तो उसमें जेड की वैल्यू नहीं यूज करी जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट चीज जो है, जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो कुछ ऐसे समझ लीजिए, अभी और समझिएगा आप। अगर मेरा कोई भी एस्टीमेट इतना आया तो मेरा एस्टीमेट स्टैंडर्ड एरर के साथ इतना आएगा। अभी और समझिए, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक चलेगा। क्लियर हो गई बात? और अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस लेवल की, तो कॉन्फिडेंस लेवल में क्या होगा, आपका एस्टीमेट तो उतना ही है, उसके साथ आपका जो नेक्स्ट पीस आएगा वो इस पीस से थोड़ा सा बड़ा आएगा, इस पीस से थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई जेड की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, और जेड की वैल्यू से मल्टीप्लाई होने का मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, यानी ये पिरामिड टाइप का बनता है। किसी का एस्टीमेट ये निकला, स्टैंडर्ड एरर के साथ उसमें प्लस माइनस होगा, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात होगी तो स्टैंडर्ड एरर थोड़ी सी और बढ़ सकती है। इतनी बात बहुत क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ें। ये पूरा क्रक्स हमको आगे वाले न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाला है, और इसमें जेड स्कोर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलो, अब आ जाइए आप एक बार इसमें दोबारा से। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी थी, यानी जेड स्कोर निकालने के बाद हमने टेबल से वैल्यू निकाली थी। जेड स्कोर निकालने के बाद हमने टेबल से वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एवरेज जो है
2000 एवरेज बैलेंस है और कुछ लोग जो एवरेज एक सैंपल का इतना है, दूसरे सैंपल का इतना है, तो रेंज बतानी थी। अब इस रेंज वाले क्वेश्चन में मैं बताऊं आपको कि यहां पे आपके लोगों के प्रॉब्लम, उस दिन जब हम इस न्यूमेरिकल को कर रहे थे वहां भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। इसको बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। क्या करेंगे हम, देख लो, जब भी आपका जो वैल्यूज हैं ये ग्राफ है आपका, और इस ग्राफ में एक वैल्यू आपकी क्या होती है, जो होती है म्यू की होती है। इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन का एवरेज से दोनों वैल्यू इधर हैं, दोनों वैल्यू इधर का मतलब कम है, तो आपका पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, 1 और 2। इसको हम बोल लें x1 और इसको बोल लें x⁻2 बोल लें, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इसको समझिएगा, एक बार और समझा रहा हूं मैं कि यहां से यहां तक की जो रेंज है और यहां से यहां तक की जो रेंज है उसका माइनस हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक अगर हम कहें कि 60% है और यहां से यहां तक कहें 30% है, इसका मतलब हुआ ये लोग कितने परसेंट हैं, 30% है। और हमेशा ये परसेंटेज इधर से इधर चलती है और इधर से इधर चलती है। या हम ऐसा कहें कि पूरा अगर ये 100% है तो आधा पोर्शन 50% होता है और आधा पोर्शन 50% होता है। कई सारे क्वेश्चन में अभी आप लोगों को ये डाउट क्रिएट होने वाला है कि ऐसा क्यों किया, ये 50% है, वो 50% है, दोनों 50। थोड़ा पिक्चर अभी नहीं आया था, पिक्चर नहीं आ पाया था, आप लोगों ने बताया पिक्चर नहीं आया, तो इसको मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा 100% होता है और इस 100% में से ये पोर्शन 50% और सेकंड पोर्शन 50% होता है। जब भी आपके क्वेश्चन में एक तरफ की वैल्यूज आती है, जब भी आपके क्वेश्चन में एक तरफ की वैल्यू आती है, यानी लेस देन दिस आती है, अगर लेस देन दिस आ रही है तो आपका आंसर उनका माइनस करके आएगा। जैसे ये 60% है और ये 30% है, इन दोनों का डिफरेंस 30%, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30% होगा। अच्छा, ये तो एक केस हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं हम। इसमें अगर ये बीच का म्यू है, एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर की होगी, तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस में ये तो आपका बीच वाला वैल्यू है। कई बार वो क्या पूछता है, वो पूछता है ये वैल्यू है और वो पूछता है इस वैल्यू के अबव बताइए, इस वैल्यू के अबव बताइए। इसको ध्यान से सुनिए इस केस को। तो हमारी जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इस पूरी वैल्यू से, पूरी वैल्यू कितनी है, 50%, 50% में से अगर ये x% है तो ये वैल्यू कितने निकलेगी, ये वाली वैल्यू 50 माइनस x%। अभी क्लियर हुआ आपको? और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं हम। ये वैल्यू अगर वो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे दे जिसमें ये है और पूछे इससे कम में कितना होगा, उस केस में भी अगर हम ये मान लें y% है, ये एरिया y% है, तो ये एरिया आपको पता है 50% है। आप इसको 50 माइनस y% करेंगे, माइनस y% करेंगे, यानी ये आपका ऐसे 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 ये वैल्यू आ जाएगा।
ठीक हो गया। यहीं पर एक केस और है, देखो ये केस नंबर 3 मान लो, ये केस नंबर 4 मान लो, एक केस और है। अगर वो पूछता है यहां से, देखिएगा ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया बताइए, फाइनल एरिया होता है हमारा 100% में, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो y% है, ये वाला y%, और ये कितना है 50% है, कितना है ये 50% है। इस 50% में आप ये y% ऐड कर देंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा 50 प्लस y%। इतनी चीज को जरा रिवाइज कीजिए एक बार, मैं देखता हूं आप लोगों के क्या मैसेज आ रहे हैं। इतनी चीज को रिवाइज करिए, मैं आप लोगों के मैसेज एक बार देख लेता हूं, क्या आपकी कुछ क्वेरीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं इसमें। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए ये सबसे पहला केस है, ये सबसे पहला केस है जब आपकी वैल्यू म्यू के एक तरफ, अब ये केस इधर भी रिपीट हो सकता है, अगर म्यू के वैल्यू जो है वो दोनों तरफ, दोनों वैल्यू एक तरफ है तो आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करके आंसर देंगे। सेकंड केस में क्या होगा, जब वैल्यू आपकी दोनों अलग अलग हैं तो प्लस करके देंगे, जब आपकी वैल्यू एक ही लाइन पर है, जब आपकी वैल्यू एक ही लाइन पर है, उस कंडीशन में आप आंसर जो देंगे वो अगर उसने ग्रेटर पूछा हुआ है तो जो आपका ये परसेंटेज है 50 यानी 50% में से उतना माइनस करके देंगे। तो इसके प्रॉब्लम के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग करिए। ये सामने आपके क्वेश्चन बना दिया मैंने, क्वेश्चन बनाया है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन है जिसका म्यू ये वाली लाइन है, एक सैंपल का जो मीन है वो ये है, आपको बताना है कि मोर देन, क्या बताना है आपको, मोर देन कितना है, ठीक है, मोर देन इतना का मतलब अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेस देन कितना है, ये दोनों आपको आंसर निकालने हैं। और यहां पर मैंने जेड स्कोर दिया है, वैल्यू परसेंटेज में नहीं दी है। सबसे पहला काम आपको जेड स्कोर निकालना है, उसी के बाद सारे काम होंगे। इस न्यूमेरिकल को जल्दी से करिए, इसको जल्दी से उतार लीजिए, मुझे कुछ स्क्रीन में कुछ और देखना है। इस पिक्चर को अपनी कॉपी में बना लीजिए जल्दी से, ये दो आंसर देने हैं इसमें आपको, और आंसर ये जो आएंगे प्रोबेबिलिटी में आएंगे। प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए, मुझे स्क्रीन में टेबल खोलनी है और ये दो आंसर आप दीजिए जल्दी, 2 मिनट का समय आपके पास, निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस बार वहां सीट भी मिलने वाली नहीं है आपको, इस बार वहां सीट भी मिलने वाली नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस अगर करी होगी तो छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। इस बार जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मुझे लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं जिसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन ना हो। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1.6 और 7.45 आई है वैल्यू, 0.4525 वैल्यू आ रही है। तो इसको हम यहां देखते हैं, देखिए ये वैल्यू आई हमारी, और ये वैल्यू क्या आ रही है इसको समझ लीजिए, ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0.4525% जो आ रही है वो ये वैल्यू आ रही है, इसको समझ लीजिए। चलो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के आंसर भी ठीक आ रहे हैं, इतना ठीक हो गया। अब यहां पे पूछा मोर देन,
मोर देन वाले में क्या होगा कि आपकी ये लाइन जो है यहां से लेकर के यहां तक जाएगी पूरी 100% तक, जिसमें मैंने बताया कि ये 50% है और ये वैल्यू इतनी है, तो मोर देन वाले में क्या आंसर आएगा 0.4525 प्लस 50%, यानी आंसर आ गया आपका 2595। और इसको अगर आप वैसे बोलना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं 95.25% पॉपुलेशन, 95.25% पॉपुलेशन इस एरिया के, इस मीन के, इस सैंपल के मीन से आगे लाई करेगी, जिसकी मोर देन इस सैंपल से ज्यादा का एवरेज जिसका मीन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था किसका, लेस देन वाला। तो लेस देन वाला जो होगा वो इसमें पूरा ये 50 है और उस 50 में से ये माइनस हो जाएगा, यानी 5000 कर दिया 4525, तो ये कितना हो जाएगा 5740 पॉइंट इतना। इसको आंसर करेंगे 4.75% पॉपुलेशन हमारी इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एरिया है ये 4.75% है, ये वाला एरिया, और जो रिमेनिंग एरिया है यहां से यहां तक का वो 95.25% है। बोलिए एग्रीड है या नहीं है? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? चलो, जो आप लोगों ने आंसर करे हैं उस आंसर में थोड़ा सा एलोबरेटिव करना पड़ेगा मुझको। जो आप लोगों ने आंसर डेसिमल में दिए हैं उस डेसिमल में आंसर नहीं होगा, उस आंसर का आपका आंसर बोलना पड़ेगा ये, यानी जब तक आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा ठीक से समझ लीजिए, इसमें परसेंटेज यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अच्छा, टेबल में कुछ बच्चों ने ये पूछा, छोटा सा सवाल है कि 1.67 की वैल्यू कैसे है। आपकी बुक में जेड स्कोर दिया हुआ है और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ जेड स्कोर दिया हो तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि जेड स्कोर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, क्या हमें टेबल प्रोवाइड होगी? नहीं, टेबल प्रोवाइड नहीं होगी। जब मैनुअल होता था तो जेड लॉक टेबल बोलते थे पूरी बुक को, उसमें फॉर्मूले वगैरह सब मिलते थे। लेकिन जब से आपका ये ऑनलाइन हो गया है तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में ही वो इनकी जेड स्कोर की वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, या कोई ग्राफ बना देंगे जहां पे जेड स्कोर पुट कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका 1.6 और 7, ये वैल्यू 1.67 की 0.4525 आ गई है। हाँ कृष्णा जी, जो आप 0.5 वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हैं उसको भी मैं समझा देता हूं। एक बात देखो, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये देखिए 50% का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये है पूरी पॉपुलेशन, ये जो ग्राफ है पूरी पॉपुलेशन का ग्राफ है, और इस ग्राफ का जो मिड पॉइंट होता है, इस ग्राफ का जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा जो पॉपुलेशन का मीन है, जो हमारी पुरानी 2 क्लासें हुई हैं अगर आपने नहीं देखी तो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जो पूरी पॉपुलेशन है उसके मीन को हम म्यू बोलते हैं, और म्यू जो है ये माना जाता है वो पूरी पॉपुलेशन को सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ 50% और दूसरा भी 50%, ठीक है। और ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें और आती हैं कि क्या ये कर्व इतने ही तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का यहां बना रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां बना के दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि मैंने ये बनाया था अभी, ये तो मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक
ठीक है, आपको आंसर करना है कि इस कर्व को क्या बोलते हैं और इस कर्व को क्या बोलते हैं। डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं मैं। ये 1 नंबर कर्व है, ये 2 नंबर कर्व है और ये 3 नंबर कर्व है। एक आंसर यहां से निकल के आएगा, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। चलो, बहुत लोगों ने आंसर दिए हुए हैं। पहला नंबर तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। दूसरा वाला राइट है, यहां पे भी मैंने लिख दिया और उसको बोल दिया हमने लेफ्ट। कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव उसमें आ गया, ये नेगेटिव उसमें आ गया और ये नॉर्मल। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का इसमें से आ जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका इसमें थ्योरी का आ जाए, ठीक है। इतना भी क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं और कुछ लोगों ने पहले से प्रिपरेशन भी की हुई है, तो उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक। इसको हमने यहाँ रख लिया है, इसकी ज़रूरत हमें आगे क्वेश्चन में जब बार बार पढ़ने वाली, इसको हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग फटाफट आंसर कर पाएँ, ठीक है। चलो, इस फाइल को हम बंद कर देते हैं अब। चलिए, वापस आते हैं इस क्वेश्चन के और एक्सप्लेनेटरी पार्ट पर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी बात करूंगा, अभी नॉर्मल नॉन नॉर्मल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन उसी तरह का है जैसा अभी हमने बताया था। अगर किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट से ज़्यादा वो आंसर पूछता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो लाइन है, इस लाइन के आगे वाला आंसर देने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो 50% है उसमें से आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल है जो मैंने पहले से आपको बता दिया, ठीक। चलो, और देखते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कोई ऐसा सैंपल है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है, अगर आप इसका ग्राफिंग करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये बताइए कैसा है। ये भी नॉन नॉर्मल है। क्यों नॉन नॉर्मल है, देख लीजिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे चल रहा है। ये भी नॉन नॉर्मल है, ठीक। तो ये बुक में क्या है, एग्जाम्पल दे रखे हैं नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि अगर हमें नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी पड़े तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, देखो, नॉन नॉर्मल की बात आई। इन डेटा से समझते हैं क्या ये नॉन नॉर्मल है या नहीं है। देखो, टायर की लाइफ का एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई टायर 3 महीने चल रहा है, ये वाला टायर भी 3 महीने चल रहा है, ये 6 महीने चल रहा है, और ये 9 महीने चल रहा है, और ये 15 महीने चल रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये बहुत छोटी छोटी फिगर हैं और यहां बड़ी बड़ी फिगर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सैंपल कितने हैं, ये पूरे इन्होंने जो है 5 उसमें ट्राई किया हुआ है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। कहते हैं कि जब हमने पहले बात करी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड करी, और अगर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑल्सो नॉर्मल, तो क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में जो पूरी पॉपुलेशन का मीन है वो सैंपलों के मीन के इक्वल होता है। किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉन नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या कह रहे हैं यहां पे, वी कम अक्रॉस मैनी पॉपुलेशन दैट आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
हाउ डज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन बिहेव व्हेन पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर ड्रॉन नॉट नॉर्मल एंड इलेक्शन। अब इसका एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया है, क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कोई टेबल है ये 13.5, इसका डेटा करो, और ये 5 मोटरसाइकिल ओनर है, उनके बारे में बताया गया है, उनके टायर की लाइफ के। बिकॉज ओनली 5 पीपल आर इन्वॉल्व, द पॉपुलेशन इज टू स्मॉल to be approximated by a normal distribution. Let us take all the possible samples of the owners in group of 3. जब भी डेटा आपका, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सैम्पलिंग और एस्टिमेशन का जो प्रिंसिपल, जो भी अपना कॉन्सेप्ट है, वो तभी काम करेगा जब आपकी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, अगर नॉट नॉर्मल या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस कंडीशन में हमें कोई भी सैंपल को छोड़ना नहीं पड़ेगा, यानी हर बंदे को उठाना जरूरी है अगर हम कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। क्या करा हुआ है इसमें, कंप्यूट द सैंपल मीन एक्स बार एंड कंप्यूट द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों का अलग कहता है, पहले तो पूरे का निकालो और फिर अलग अलग निकालो। वी हैव डन दिस टेबल, पहले हमने ये काम कर लिया था, पिछली बार हमने जो लास्ट क्लास में थी उसमें क्या है, इस पॉपुलेशन के केस में क्या एग्जांपल आ रहा है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, देखते हैं जरा। जो लास्ट क्लास में थे उनको पता था अगर यहाँ पे 5 हैं और अगर हम 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने बताया था फॉर्मूला, अगर जो लोग नहीं थे, क्या था हमारा, NCR वाला फॉर्मूला। ठीक है, कितने हैं देखिए, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो इससे अगर हम निकालेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3। ठीक है, तो इससे कितना आ जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1 और 3, 2, 1 इंटू, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 1, तो 3, 2, 1, 3, 2, 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितने आ गए, 10 आ गए, आ गया। और हर एक बंदे को ले रहे हैं इसमें। देखिए जैसे पहले वाले में 6, 9, 5 ये तीनों ले लिए, दूसरे वाले में 3, 9, 5 ये ले लिया, तीसरे वाले में 3, 6, 15, इस तरह करके ले लिए और सबके सैंपलों का मीन निकाल लिया। ये सारे सैंपलों का मीन निकाला, और अगर हम सारे सैंपल का मीन का दोबारा से मीन निकाले, ये तो सैंपलों का मीन है, इस सैंपल का मीन इतना, इस सैंपल का मीन इतना, अब हम इसके मीन का मीन निकाल लें। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके मीन का मीन, तो मीन का मीन निकाल लें तो क्या हो रहा है, देखिए पूरा 72 है, पूरा कितना है, 72 इनका सम आ गया, और इनके सम को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 10 से। क्यों, क्योंकि मीन में कितने आइटम है, 10 आइटम है, तो इसका मीन कितना आ गया, 7.2। क्या गया इसका, 7.2। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, देखिए ये जो वो हमारे डेटा थे उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस 5 मोटरसाइकिल वालों को एक दूसरे ग्राफ में फिर अगेन से वो किया। क्या उन्होंने किया, देखिए जरा, टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल इतना, नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इतना इन फिगर इतना डिस्ट्रीब्यूटेड लुक्स लाइक ए लिटिल मोर लाइक टू बेल शेप। क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझिए कि अगर हम वैसा नहीं करते, यहां देखिए जरा, यहां पे कितने आए, अगर हम डायरेक्ट इनका वो निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, तो कितना रहा, 3, 3, 6 और 6, 12, 9, 21 और 15, 36 आया, और 5 थे तो कितना आया, 7.2। तो यहां क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो पूरी पॉपुलेशन का जो मीन आया है वो मीन जितने भी सैंपल हैं उनके मीन के बराबर आता, जितने भी सैंपल हैं उनके मीन के बराबर आता। लेकिन नॉट नॉर्मल, जो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये वैल्यू 7.2 आ रही है, और नीचे आपने देखा वो वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, 7.2 आ रही है। ठीक है,
नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। एक मिनट, इस लाइन को दोबारा देखते हैं। Which shows the population distribution of the tire lives for the 5 motorcycle owner, a distribution that is anything but normal in shape. We show the sampling distribution of the mean for a sample size 3, taking the information from table itna. Notice the difference between the probability distribution in 13.3a and 13.3b. The distribution looks like a little more like a L shape of the normal distribution. If we repeat this exercise and enlarge the population size to 40, तो ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने 5 पॉपुलेशन से ये कुछ चेक करके देखा था तो वैसा आया। अगर हम इसके साइज कितना कर देते, 40 कर देते, we could take sample of the different size, then plot of the sampling distribution of the mean that would occur for the different size. This will show quite dramatical how quickly the sampling distribution of the mean approaches normality regardless of the shape of the population distribution. वो कह रहा है कि अगर हम सैंपलों का साइज बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, सैंपलों का साइज बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो कह रहा है कि approaches to normality, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो भी नॉर्मलिटी की तरफ अप्रोच करेगा रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का साइज चाहे कैसा भी हो, नॉन नॉर्मल भी हो, लेकिन जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जाएंगे उस कंडीशन में वो सैंपल का साइज बढ़ाते चले जाएंगे तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह बिहेव करेगा, ये बोल रहा है वो। ठीक है, आगे देखिए, अब आप नोट करके रख लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा, 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आने वाला है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आने वाला है। सुबेन दास जी बोल रहे हैं 13.6 टेबल जो है वो रॉन्ग है, उसमें हाँ शालिनी सी बिल्कुल सही बता रहे हैं शालिनी, मोर एक्यूरेट डेटा विद मोर सैंपल, लेकिन मोर सैंपल के साथ हमारी लिमिटेशन होती है कि हम अपने डेटा को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम सैंपल बढ़ाने लग जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। ये इन्होंने बोला 13.6 में 3.315 कहाँ पर है भाई, 3.315 ये है। मैं जब उस समय बता रहा था आपको कि वो सेम नहीं आएगा तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, उन्होंने ये चीज़ रिपीट मार दी है, ये क्या है, रिपीट मार दिया है। अब देखिए यहाँ क्या फ़र्क आया, बिल्कुल थैंक यू सुबेन जी, थैंक यू। मैं ये सोच रहा था ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बुक में करेक्शन कर लेना, 15, 3, 18 और 3, 21 आएगा, और जब 21 आएगा तो इसका जो सम है वो 72 नहीं आएगा, इसका सम आएगा डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, इसका वो आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो 7 आने से यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 71। ठीक है, 71 आएगा ना, और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आएगा 7.1। तो वो जो लाइन लिखी हुई थी कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है तो उसका मीन यानी म्यू और सारे सैंपलों का मीन
इनका जो मीन आएगा वो 71/610 इज इक्वल टू 7.1, वो ये और जो म्यू है 7.2 उसमें फर्क आता है, ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलिटी ये लाइन जब आएगी तो आप जैसे आएगा क्वेश्चन में कि नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है, नहीं होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है या डिफरेंट होता है, तो आप बोलोगे डिफरेंट होता है। ठीक है, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप बोलोगे सेम होता है। ठीक, चलिए अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा था इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये आपके एग्जाम में इस सेंटेंस से लिखा हुआ जरूर क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? इन द अबव ग्राफ टेल अस मैनी थिंग्स। फर्स्ट, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज इवन इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल अप्रोच नॉर्मलिटी। अब देख इसको समझ लीजिएगा, क्या चीज नॉर्मलिटी की तरफ आती है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन नॉर्मलिटी की तरफ आता है रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब यह है कि अगर इतनी पॉपुलेशन में से हमने डिफरेंट सैंपल लिए और उनका मीन निकाला, वो तो इक्वल आएगा बताते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन में से सैंपल का साइज बढ़ाते चले जाएंगे, उस कंडीशन में आपका जो उसका मीन है वो इक्वल आएगा। देखिए ये पॉपुलेशन है, अगर आपने इसमें से इतना बड़ा सैंपल लिए, इतने बड़े सैंपल लिए, तो डिफरेंस आ सकता है। और अगर आपने सैंपल बड़े बड़े ले लिए, इतने बड़े बड़े सैंपल ले लिए, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि वो जो S1, S2, S3 का भी मीन है x⁻1, x⁻2, x⁻3, ये सारे मीन्स क्या होंगे? म्यू की तरफ को इंडिविजुअली जाने लग जाएंगे। इनका सबका मीन तो आएगा ही बराबर, लेकिन इंडिविजुअल सैंपल के मीन पूरी पॉपुलेशन के मीन की तरफ जाने लगेंगे अगर हम सैंपल को बड़ा लेके चलेंगे। ठीक, अब देखिए और आगे क्या पॉइंट है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द शेप ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज कॉल्ड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मतलब है सैंपल के साइज जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो पूरा जो पॉपुलेशन है उसके सेंटर की तरफ जाता है। क्या बोला? फिर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द शेप ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of the mean is called the central limit theorem. The central limit theorem is perhaps the most important theorem in all statistical inference. It assures us that the sampling distribution of the mean approaches normal as the sample sizes increases. ये लाइन बार बार आ रही है, the sampling distribution of the mean approaches to the पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके 3 पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल डज नॉट हैव टू बी वेरी लार्ज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन टू अप्रोच नॉर्मल। मतलब वो क्या कह रहा है कि सैंपल जो है, सैंपल डज नॉट हैव टू बी वेरी लार्ज फॉर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन टू अप्रोच नॉर्मल। ऐसा ना हो कि आप अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े सैंपल ले लें, तो उसका पर्पज खत्म हो जाएगा। Statisticians use the normal distribution as an approximation the sampling distribution whenever the sample size is। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, नोट करके लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि कम से कम कितने साइज का सैंपल लेना जरूरी है।
कम से कम कितने साइज का सैंपल लेना जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। 30 कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लिया। बट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कैन बी नियरली नॉर्मल विद सैंपल्स ऑफ इवन हाफ ऑफ द साइज। अब देखो इस बात को समझ लीजिए कि पहली बात तो ये बोल रहा है कि 30 का साइज लो कम से कम। दूसरा बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें से अगर आपने हाफ सैंपल ले लिया तो वो नॉर्मेलिटी की तरफ पहुंच जाती है। क्या बोला देखो, द मीन कैन बी नियरली नॉर्मल विद द सैंपल्स ऑफ इवन हाफ द साइज। यानी अगर आपने 20 लोगों में से चूज करना है तो अगर आप 10 का ले लोगे तो भी नॉर्मल हो जाएगा, और अगर आपने 500 लोगों में से चूज करना है तो उसमें से 30 ले लोगे तो भी वो नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज दैट इट परमिट्स अस टू यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू मेक इन्फरेंसेस। ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है यही हमको परमिट करता है कि हम क्या करें, सैंपल की स्टैटिस्टिक्स को यूज कर ले, ये मानते हुए कि ये पॉपुलेशन के बारे में कह रही है। ठीक है, आगे, अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लेके सैंपल के जो डेटा जो रिजल्ट बता रहे हैं उनको अगर आप यूज करते हैं तो भी वो अच्छा रहता है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। मैंने बोला एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन कंफर्म है यहां से आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से आएगा। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल है। इस न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल को आप लोग करिए, इसको हम यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, इसको हम यहीं सॉल्व करेंगे अभी। और थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूं इसमें। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, देखिए ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये वाला। इसमें से भी कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। आप जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो बुक का न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, एक बार पेन चलाइए, कैलकुलेटर चलाइए, जेट टेबल देखिए, ये सारी वैल्यूज इसमें दी हुई हैं। देखो एक वैल्यू तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, चलो थोड़ी हेल्प कर देता हूं मैं आपको। यानी सिग्मा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो मीन, ये जो पूरी पॉपुलेशन है उसका मीन इतना दिया हुआ है, और हमने सैंपल कितना लिया 30, n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है विल एवरेज मोर देन इतने एनुअली। यानी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 19750 से ज्यादा होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। एक क्वेश्चन को अभी प्लीज आप सॉल्व करिए मेरे साथ, बुक का सॉल्यूशन मत देखिएगा, जल्दी करिए, तब तक आप लोगों के मैसेज देख लेता हूं मैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग क्लास छोड़ के भाग गए, वेरी गुड। कुछ लोग इसी तरह से जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में एग्जाम छोड़ के भाग जाएंगे जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं। चलिए जो लोग यहां पे हैं वो देख लीजिए। देखो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो Z का फॉर्मूला है 1 स्टैंडर्ड एरर x बार माइनस म्यू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला x का जो स्टैंडर्ड एरर का है वो है √n। ठीक है, यानी 2000 अपॉन √30, 2000 अपॉन √30। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, और वो वैल्यू जब आप नीचे निकालेंगे उस वैल्यू को निकालने के बाद जो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन में करके x बार हमारा कितना है, ये वाला है 19750 माइनस म्यू हमारा है 19000। ठीक है, और इससे Z का स्कोर आएगा, तो
तो इसलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आ गया, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका, छोटा से छोटा डाउट दूर जाएगा। 2000 रूट वैल्यू आ गई 365 आ गई, ये जो 36516 है अपॉन में रख दी, माइनस किया, वैल्यू आई कितनी 2.05। इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। और ये जो वैल्यू आई इसको बोलते हैं जेड स्कोर। वो पहले मैं स्टैंडर्ड एरर बोल गया था, जेड स्कोर। और 2.05 की वैल्यू अब हमें देखनी है किसमें, 2.05 की वैल्यू देखनी है किसमें, टेबल में। यहां देखिए, इस टेबल में देखिए 2.05 ये वैल्यू है, 0.4798। तो क्या वैल्यू देखिए, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि यहां जो वैल्यू आई है, हमारा जो जेड का स्कोर आया 2.05, ये वैल्यू आया है यहां पे 0.4798। तो हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपका, तो एक तरफ पूछा होगा तो 50 में से माइनस करेंगे, यानी 0.5000 0.4798 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, इतना आ जाएगा। तो 2.02% कितना आ गया, 2.02%। तो यहाँ पे आ गया मोर देन 2, स्लाइटली मोर का मतलब 2% से थोड़ा सा ज्यादा। Chances of average earning being more than इतने annually in a group of 30 Taylor. The central limit theorem is one of the most powerful concept of statistics. What it really says is that the distribution of sample mean tends to be a normal distribution. This is true regardless of the shape of the population. कहने का मतलब है कि अगर आपकी पॉपुलेशन टेढ़ी मेढ़ी भी है और आपका सैंपल साइज ठीक ठाक है, तो वो भी पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसके जो भी इन्फरेंसेस होंगे, जो भी आपकी गणनाएं होंगी, वो रिजल्ट जो होंगे वो ठीक होंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछा 50 में से माइनस करने की कंडीशन पूछिए, इधर देख लीजिए। देखो लाइव क्लास में यही फायदा है कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती हैं। यहां देखिए 2 केस हैं यहां पे, जिन केस में मैंने माइनस किया। एक ये केस देखिए, ये 2 केस हैं। अगर आप ये जो वैल्यू है इसके आगे का निकालते हैं तो माइनस होगा, और अगर इस वैल्यू के पीछे का निकालते हैं तो माइनस होगा। ठीक है। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन में इसी वाले सेम उसमें ये वाली लाइन मैंने खींची है, इस लाइन का वैल्यू परसेंटेज में बता दीजिए। ये जो रेड कलर से डबल लाइन है, इस वैल्यू का आप बता दीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाय n-1, ये n-1 से जो डिवाइड होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आएगा। जब हम एस्टिमेशन वाला टॉपिक करेंगे वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम इसको।
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले में यूज होता है। चलो, कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी तक, चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पूछ रहा हूं तो आंख बंद करके आप बोलेंगे 50% और ये वाली डिस्टेंस x%, तो इसका आंसर होगा 50 + x%, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आज जो ये वाली क्लास है, हाँ बिल्कुल सही, विपुल राणा जी ने सही आंसर दिया है, पर 0.5 मत लिखिए आप उसको। अगर आप परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो 50% बोलिए उसको। ये देखिए मैंने यहां पे लिखा साफ साफ, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करने में 50 + x% लिखिए, 50 + x% लिखिए। ठीक हो गया, क्लियर है? तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने जो है एक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर किया है। कौन सा वाला? कि जब ग्राफ आएगा तो कब माइनस करेंगे, कब प्लस करेंगे, किस कंडीशन में आगे की वैल्यू लेंगे, किस कंडीशन में पीछे की वैल्यू लेंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रिलेशन है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, इसमें भी हमने कवर किया। और आज रात को 10 बजे आप लोग मोबाइल पे ऑफ़र ज़रूर चेक करिएगा। आज रात को 10 बजे मोबाइल पे ऑफ़र ज़रूर चेक करिएगा, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया हुआ है। 10 बजे से नया ऑफ़र चालू हो जाएगा, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज़ नहीं किया है। जो लोग कोर्स के नाम पे पेमेंट नहीं करना चाहते उनके लिए लाइव क्लास चल रही है, वो सारी लाइव क्लास ले लीजिए, आपको उसमें भी हम लोग पूरा कोर्स पूरा कराएंगे। किसी तरह का वो नहीं है। अगर आपको कोर्स परचेज़ नहीं करना तो लाइव क्लास लेते रहिए, और लाइव क्लास के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोर्स परचेज करने का बेनिफिट आपको मिलेगा 50 + x%। ये वाला जो है, ये रेड कलर से दिख नहीं रहा था इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है अगली क्लास आपकी कल शाम को अगेन होगी। और इसके अलावा 10 बजे जो क्लास, 9 बजे जो क्लास है, 9 बजे भी आप लोगों की क्लास है एक, उसमें जो है वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के कुछ जो अपना ABM का फर्स्ट मॉड्यूल है उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये क्लास जो